जी जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं पीसीसी के, बलदेव ठाकुर जी हैं, सेक्रेटरी हैं हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर गोपाल जी, सैनराम नेगी जी, बलविंदर कंवर जी, सभी कांग्रेस के साथी हम आपका स्वागत करते हैं। मुझे कांग्रेस ऑफिस में नए वर्ष में पहली बार आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। आज हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में 1 साल से ऊपर का समय पूरा कर चुकी है। निश्चित तौर पे सरकार का 1 साल का कार्यकाल में हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन बातों को आगे बढ़ाया है प्रदेश हित में और कौन से बड़े फैसले लिए हैं, और उसके अलावा आने वाला देश के अंदर जो चुनाव है 2024 लोकसभा का, उसको लेके हमारी पार्टी और सरकार किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है, इन विषयों पे हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बदलाव हुआ 2022 दिसंबर में। कांग्रेस की सरकार को प्रदेश के लोगों ने बनाया और पिछली सरकार जो थी भाजपा की, जिसका नेतृत्व ठाकुर जयराम जी ने किया, और जब हमको और हमारी सरकार को जब मौका मिला तो चैलेंजेस के साथ हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू किया। चैलेंजेस थे, उन सारी चीज़ों को आज प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है और आप लोगों ने भी इसमें बहुत बार इन चीज़ों को नज़दीकी से अनुभव किया है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो उस वक़्त थी वो अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि ख़जाना खाली था और कर्ज़ों का बोझ बहुत बड़ा था, देनदारियां बहुत थी। तो ये चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं अपने आप में कि खाली खजाने के साथ आगे बढ़ना है और एक कर्जे का बोझ लेके किसी सरकार को आगे बढ़ना था। उसके बाद अगला चैलेंज था हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा। बरसात में लगातार जिस प्रकार की बरसात रही और नुकसान पे नुकसान होते रहे, जिसमें तकरीबन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर नुकसान हुआ। नुकसान सरकारी संपत्तियों का हुआ, सड़कों का, ब्रिजेस का, बिजली की स्कीमों का, सिंचाई की स्कीमों का, और लोगों ने जान माल की भी क्षति हुई। 400 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई और लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 4000 के करीब लोगों ने अपने घर खोए, 13,000 के करीब लोगों ने पार्शली जो अपने घर को जो है डैमेज हुए। बहुत बड़ा नुकसान था। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में वो अपने आप में सबसे बड़ी आपदा को फेस किया हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, हमने और आपने। वो अपने आप में एक बहुत बुरा वक्त था। अब समय आगे हम ये प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसी परिस्थितियां दोबारा ना बने। उन दौरान जिस प्रकार से हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सूझबूझ का परिचय देते हुए मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के लोगों के साथ खड़े रहे और लोगों की सेवा की। जहां ज़रूरत थी मुख्यमंत्री जी हर व्यक्ति तक खुद पहुंचे, उनकी सरकार और उनके अधिकारी पहुंचे, और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने देश के अंदर से और देश के बाहर बहुत सारी संस्थाओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को इस बात के लिए अप्रिशिएट किया कि आपने उस दौरान जो काम किया है, लोगों की जो सेवा की है, उसके लिए हमें बहुत सारी संस्थाएँ, आप रिज़र्व बैंक की बात करें, नीति आयोग की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, या और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये देखिए कि जो नुकसान था, जिसका पूरा आंकलन करने के बाद पूरी रिपोर्ट हमारी सरकार ने भारत सरकार को सौंपी, जो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान को हमने पूरी रिपोर्ट के साथ भारत सरकार को सौंपा है, इस उम्मीद के साथ कि भाई भारत सरकार से हमको मदद मिलनी चाहिए। फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में हम भी, भारतवर्ष का राज्य है हिमाचल प्रदेश, हम भी उसका अंग है, हमारे भी अधिकार है। अगर हम पे आपदा आई, प्रदेश के लोगों पे आपदा आई, तो निश्चित तौर पे उसमें कोई गलत नहीं है कि हम अपनी भारत सरकार से इस उम्मीद के लिए है कि वहाँ से हमको जो है सहायता मिलनी चाहिए थी। पहले हमारी लड़ाई थी उस दौरान कि हमको जो है आप जो है इसको एक स्पेशल पैकेज के तौर पे कुछ मिलना चाहिए था, जिससे हम लोगों की सहायता कर सकते उस वक्त। ड्यूरिंग जो ये 2 महीने चला आपदा का समय, उन सड़कों को बहाल करना, बिजली की और पानी की स्कीमों को बहाल करना या लोगों की मदद करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति थी प्रदेश की अपनी, उसमें और भी यह चैलेंज बहुत बड़ा था। पर हम सब ये उम्मीद में थे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका विशेष नाता की वो जिक्र करते हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों से, हमको भी पूरी उम्मीद थी, मैं समझता हूँ आप लोगों को भी ये पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के लोगों का पूरा मदद करेंगे। पर अभी तक ऐसी कोई बात, उस 10,000 करोड़ के एवज में कोई पैसा नहीं मिला। जो कुछ चीज़ें मिली, जो पैसा मिला, वो एक आप समझते हैं आपदा के दौरान हर राज्य का एक शेयर बना होता है कि जब कभी ऐसा समय आता है तो आपदा के लिए वो निश्चित तौर पे बजटरी प्रोविज़न जो है किया होता है भारत सरकार। वो पैसा हमको ज़रूर मिला। उसकी उस दौरान कुछ एडवांस पेमेंट्स भी मिली, कुछ पिछली भी थी 21-22 की, वो भी कुछ रिलीज़ हुई। वो स्वाभाविक तौर पे उस बजट से हमको पैसा मिला। लेकिन उस दौरान जब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हुआ, सड़कें खुल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार मोर्चा मनाली में, कुल्लू में, लाहौल स्पीति में संभाला, वो आप सब लोगों ने जो कवरेज की वो अपने आप में बहुत सराहनीय थी। आप लोगों का उस वक्त बहुत बड़ा रोल रहा और पूरे देश के लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश के मीडिया के लोगों ने जो काम किया, मैं उस बात की भी बड़ी सराहना करता हूँ। सवाल ये था कि सेशन की मांग की विपक्ष के नेताओं ने कि भाई इस बात पे एक सदन होना चाहिए, असेंबली का सेशन होना चाहिए स्पेशल। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पहले लोगों की सेवा कर लेते हैं, उसके बाद स्पेशल सेशन हमने बुलाया। उस सेशन के अंदर जो है सारी बातें रखी गई और सबसे बड़ा कारण ये था कि प्रस्ताव लाया गया कि हम चाहते हैं कि हमारे को जो है आप आपदा राज्य घोषित करें, नेशनल डिजास्टर के तौर पे इसको राज्य का जो है डिजास्टर घोषित करें और स्पेशल पैकेज हमको ज़रूरत है। इस बात का प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया और दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए, जो विधानसभा सेशन बुलाने की बात करते विपक्ष के लोग, भाजपा के नेता, जब 75 लाख लोगों पे जो है संकट था हिमाचल प्रदेश में और हमको बड़ी ज़रूरत थी, तो उस वक़्त वो भाजपा के विपक्ष के लोग, नेता उस प्रस्ताव के साथ खड़े नहीं हुए, जिस प्रस्ताव में ये मांग की गई थी कि हम विधानसभा के थ्रू एक प्रस्ताव भेजते हैं कि हमको जो है इस वक्त विशेष पैकेज मिलना चाहिए भारत सरकार से। होना चाहिए था कि वो ध्वनि मत से, एक मत से पास होना चाहिए था और उसमें जो है, क्योंकि वो राजनीतिक दृष्टि से नहीं था, वो केवल मात्र अपने लोगों को राहत दिलाने के लिए था और आपदा के लिए राहत मांगने के लिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए, मैं भी पूछता हूँ आज, कि उस प्रस्ताव के क्या आप फेवर में थे? क्या आपने उस प्रस्ताव का समर्थन किया या नहीं किया? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि जब ज़रूरत थी तो आप राजनीतिक दृष्टि से उसको देखते रहे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि जो हमारे भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स दिल्ली में थे, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि उस दौरान वो इस बात को ज़ोर से उठाते अपने प्रधानमंत्री जी से, देश के हमारे, और दिल्ली में पार्लियामेंट में, कि हिमाचल प्रदेश आज एक बुरे दौर से गुजर रहा है, हमारी मदद होनी चाहिए। ये प्रश्न एक बहुत बड़ा था और ये प्रदेश की जनता अभी आने वाले चुनाव में ज़रूर पूछेगी। सभी जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, चाहे वो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं थी? क्या आप प्रदेश के लोगों द्वारा चुने हुए नहीं हैं? या आपको बताना पड़ेगा आज ये प्रदेश की जनता को कि उस वक़्त आपका क्या रोल रहा, कब आपने ये बात प्रधानमंत्री जी से उठाई, कब ये पार्लियामेंट में उठाई? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके बारे में हम भी बार बार ये बात पूछ रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि प्रदेश की जनता खुद पूछेगी कि जब हम बुरे वक्त में थे तो आपका क्या रोल रहा? आप दिल्ली में सत्ता में थे तो क्या मदद आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिलाई? ये दूसरा बड़ा प्रश्न है। पहला प्रश्न था कि विधानसभा में आपका क्या रोल रहा, दूसरा प्रश्न था जो दो दिल्ली में हैं उनका क्या रोल रहा और उन्होंने क्या क्या उस दौरान किस तरह से मदद करने का प्रयास किया। अब हमारी बात आज भी है कि माननीय नड्डा जी का हमेशा हम स्वागत करते हैं कि वो प्रदेश से हैं, बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानित है। वो अभी दौरा करके गए। अब उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग मिलके बताएं सब लोग कि आप लोग जो हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के सारे बिल्स एंड ऑल फॉर्मेलिटीज़ भारत सरकार के पास पूरी की है, तो आप सीधे तौर पे इसमें राजनीति क्यों? सीधे तौर पे आप दिलाएं, कुछ मिलना चाहिए, अधिकार भी है हमारा। हम यही उम्मीद करते हैं नड्डा जी से भी, और इनके अनुराग जी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप सब मिलके आप प्रदेश की सहायता कराएं।
अब स्पेशल पैकेज तो हम नहीं कहेंगे, अब तो हमारे जो नुकसान हुए उसके एवज में जो हमको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, अधिकार है हमारी। फिर आज हम इस बात को ये कहते हैं कि आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये मिला वो मिला। हम तो सीधी बात कहते हैं कि आपके पास हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के डैमेजेस एंड लॉसेस जो सबमिट किए हैं, आप उसके एवज में सीधे तौर पे हमको जो है प्रदेश सरकार को पैसा दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से करना चाहिए। दूसरी बात, देश हमारे मुख्यमंत्री कम से कम 3 बार इस विषय को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी से या होम मिनिस्टर से 2-3 बार मिले कि हमारा जो अधिकार भी बनता है, हमने पूरी फॉर्मेलिटीज़ भी कर दी है। तो इस बात को मैं फिर से आग्रह करता हूं कि आप राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। नुकसान के समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आप इस काम में प्रदेश के लोगों की मदद करें। उसके बावजूद जो कुछ हुआ, हमारी सरकार ने बड़े फैसले लिए, अपने आप 4500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया अपने रिसोर्सेज से स्टेट के, और उसको लेके आगे बढ़े। जिस प्रकार से राहत मैनुअल में चेंजेस हुए वो अपने आप में इतिहास है, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हिमाचल देश के अंदर पहला राज्य बना है जिन्होंने जो है पूरे मैनुअल को चेंज करके 1 लाख की जगह 7 लाख रुपया लोगों को आज मिला। और उस कड़ी में बहुत सारी चेंजेस हुई मैनुअल में। लोगों ने अपने मवेशी है, गाय है, कोई और है, हर चीज़ को बढ़ाया गया, चाहे उसमें उनका घर था, चाहे उनके बगीचे के लॉसेस थे, ज़मीन के लॉसेस थे। तो ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने खुद मैक्सिमम ज़िलों में जाके लोगों को जो है राहत बांटी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम, हमारी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसको हमने बेखूबी किया है। ये हमारे टाइम की बातें हैं कि इन चीज़ों के बावजूद हमने जो बड़ी बातें कही, जिसमें बार बार विपक्ष के नेता इस बात को लेके एक राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो गारंटीज़ हैं उसको लेके मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी पार्टी है जब वो सत्ता में आती है, उससे पहले चुनाव में जो भी हमारा मैनिफेस्टो था, या आप कहिए कि जो हमारी गारंटीज़ के तौर पे हमने बात रखी प्रदेश की जनता के सामने, स्वाभाविक तौर पे वो सारी बातें हम इस तरह रखते हैं कि प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी और 5 साल के लिए आपकी सेवा करने का मौका हमारी कांग्रेस की सरकार को मिला। स्वाभाविक तौर पे वो प्रॉमिसेस 5 साल के लिए होते हैं कि हम किस प्रकार फेस्ड मैनर में कौन सी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे जो हमने वादे किए। हमने वादा किया था कि पहली गारंटी ओपीएस के तौर पे पूरी करेंगे, वो हमने कर दी। उसमें आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने 10 बार उसको कवर किया है कि 1,36,000 लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है और तकरीबन 500 से ऊपर लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई। किस प्रकार 3700 वाले न्यू पेंशन स्कीम में अगर 3700 मिलता था तो आज 40,000 लोगों को पेंशन मिल रही है। तो अपने आप में हमारी जो पहली कमिटमेंट और पहला जो प्रॉमिस था हमने पूरा किया। उसके बाद जिस प्रकार से हमने स्टार्टअप शुरू किया, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमने प्रॉमिस किया था कि 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना हमारी गारंटी के तौर पे थी, उस पे काम हुआ। और उसमें जो एक इलेक्ट्रिक वाहन लेने की जो हमने बेरोजगार युवा साथियों के लिए इस योजना को एक अपने आप में देखिए कि जहाँ पर एक पॉल्यूशन से प्रदेश को बचाएंगे, ग्रीन की तरफ जाएंगे, साथ ही इसको रोजगार से जोड़ के एक बहुत अच्छी योजना शुरू की है कि जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको इन गाड़ियों को खरीदने के लिए 50% सब्सिडी भी देंगे और बैंकों से टाई अप भी कराएंगे। और उसके बाद वो गाड़ियाँ सरकार के महकमों के साथ टाई 40-50 इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट जो है इसको बच्चों को मदद करेगी। तो ये समझता हूँ मैंने आज तक इस तरह की योजना आपको मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा और सरकार इतनी बड़ी सब्सिडी आज तक कहीं नहीं मिली। अगर आपकी गाड़ी सोलर अपनी इलेक्ट्रिक कार 14 लाख की आती है या 20 लाख की आती है, सरकार देगी। तो अपने आप में ये मैं नहीं सुना कि किसी राज्य में इस तरह का अनुदान मिला हो किसी योजना के लिए। उसी में अगली कड़ी में सोलर ऊर्जा का कि जो छोटे छोटे सोलर ऊर्जा के जिनके पास ज़मीनें हैं, मुख्यमंत्री जी ने किया कि लोग आके अपना रोज़गार खड़ा करें, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। अगर आपके पास ज़मीन तो आप उसमें सोलर पैनल्स लगा के हम पूरी मदद फाइनेंस भी कराएंगे, 50% सब्सिडी भी देंगे और बिजली भी खरीदेंगे। उस प्रकार से आप अपना किस प्रकार उस ज़मीन में रोज़गार कमा सकते हैं। तो ये इस तरह के बड़े फैसले हमारे 1 साल के कार्यकाल में हुए। व्यवस्था परिवर्तन वाली जो सरकार थी उसमें अपने आप एक बड़ी व्यवस्था है कि अगर लोगों का आप देखें कि बहुत सारे ऐसे मामले
जो रेवेन्यू से जुड़े होते हैं, जिसमें डिमार्केशंस, जिसमें पार्टीशन करना एक दूसरे का, या जिसमें इंतकाल का जो काम है, ये वर्षों तक चलते रहते थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को एक समझा कि इसको एक व्यवस्था के साथ जो पुरानी चीज़ें चली आ रही है उसको बदलाव कैसे करने हैं। तो ये हमने जिस प्रकार से आयोजन किया और आज तक पिछले कल तक 65,000 लोगों को इसका सीधे तौर पे फ़ायदा मिला, जिसमें मैक्सिमम इंतकाल लोगों के हुए जो वर्षों से चक्कर काट रहे थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के। वो बड़ी तेज़ी के साथ अदालत के ज़रिए लोगों को इसका पूरे तौर पे फ़ायदा मिला। और उसके अलावा जो डिवीज़न के केसेस थे वो हुए हैं 3,000 से ऊपर, और आगे भी ये चलता रहेगा। ये वो कार्य हैं जिससे हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे, या गवर्नेंस की तरफ जो हमारी सरकार करती है कि लोगों को ये काम होने चाहिए। बिना डिले के वर्षों तक चलते थे ये रेवेन्यू के केसेस, लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती थी इसमें। तो अपने आप में ऐसे फैसले करके हमने इस बात को समझा है कि जो पिछली सरकारों ने जिन कामों को आगे नहीं बढ़ाया या बिना विज़न के 5 साल काट दिए, डबल इंजन की जो सरकार थी केवल लोगों को डबल इंजन दिखाती रही, और मॉडल उनका केवल लोन लेके कर्जा लेके प्रदेश को चलाने का पिछली सरकार का मॉडल था। या उनके पास कोई फैक्ट्स है तो आज भी बता सकते हैं कि हमने पिछले 5 सालों में भारत सरकार से कब कब किस वक्त हमको जो है स्पेशल पैकेज मिला, तो बता दें। केवल मात्र कर्जों का बोझ पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों पे चढ़ाया। अब हमारी सरकार ने बड़े फैसले लिए। ये एक करेज की बात है कि सबसे पहली प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की है कि हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करें। जो दलदल में हम फंसे हैं कर्जों के, हर व्यक्ति 1,02,000 के कर्जे में है आज, उसको कैसे बाहर निकालना, ये बड़ी ज़रूरत है कि आज हम सोचेंगे तो अगले 4-5 वर्षों में हम इस अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, और तभी विकास की गति जो है वो पकड़ सकती है। तो उसके लिए बड़े फैसले किए गए। शराब के ठेकों की नीलामी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था, जिससे 650 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू सरकार को एक साल में मिला। हम पूछते हैं पिछली सरकारें क्यों नहीं कर सकी। उसके बाद अगर वाटर सेस के लिए हमने बोर्ड बनाया, कमीशन बनाया, जो हमारे रिसोर्सेज है, पानी हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि उसमें हमारे अधिकार होने चाहिए, उसको लेके एक बड़ा फैसला किया। उसमें लड़ाई लड़ेंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। उसमें भारत सरकार ने किस प्रकार का रोल रहा, किस प्रकार की चिट्ठियाँ लिखी, वो आप लोगों के सामने है। उसमें हमें सहयोग नहीं मिला भारत सरकार का जैसा मिलना चाहिए था, जबकि वो ऑलरेडी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में वो काम कर रहे थे। तो ये बड़े फैसले ले रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को ठीक करना है और उसके बाद गति देनी है विकास को। और भी बहुत सारे जो फजूल खर्चे होंगे उसके ऊपर अंकुश लगा के हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने प्राथमिकता तय कर दी है कि हमको पहले अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है। हम लोगों पे टैक्स लगाने की कोई संभावना हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये ग्रीन राज्यों की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे बड़े फैसले होने वाले। 1 साल के अंदर एक नई दिशा एजुकेशन में हमने प्रॉमिस किया था कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने इसके आगे बढ़ के फैसला लिया कि हम जो है सभी स्कूलों में अगले सत्र से इंग्लिश मीडियम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये ऐसे फैसले हैं जिसमें से गारंटीज़ में से हमने 3 फैसलों पे ऑलरेडी काम किया है, और गारंटीज़ पे सब कमेटीज़ काम कर रही है ग्राउंड पे। उसको कैसे आगे बढ़ना, आने वाले अगले वर्ष और गारंटियों पे काम होगा, उसके अगले वर्ष और गारंटियों पे काम होगा। तो ये 4 साल का लक्ष्य है कि हम गारंटियों से भी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। जो प्रोमिस नहीं किए उस पर भी काम हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मुख्यमंत्री जी ने आने वाले बजट के लिए एक और इंडिकेशन दिया कि ऐसे परिवार जहाँ पर जेंट्स की डेथ हो जाती है और वहाँ विडो रह जाती है और उसके बच्चे रह जाते हैं, ऐसे 1 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं जो विडो के बच्चे होंगे, उनको सरकार पूरा पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार देगी। क्योंकि उन परिस्थितियों में उस परिवार में जब उसमें कमाई करने वाला व्यक्ति नहीं रहता है तो उस माँ के ऊपर एक बोझ आ जाता है कि अपने बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊँ, एक दुख के साथ। तो इसमें एक बड़ा फैसला लेने वाली हमारी सरकार कि हम ऐसे बच्चे जो हिमाचल प्रदेश में होंगे, ऐसी फैमिलीज़, उनको हिमाचल सरकार जो है उनके पढ़ाई का खर्चा जहाँ तक उनने पढ़ना होगा पूरी तरह से फ्री करेगी और उनकी मदद करेगी। और बहुत सारी योजनाओं पे काम हुआ, सुखाश्रय में काम हुआ, वहाँ लोगों को बेनिफिट्स मिलने शुरू हुए। कहने का मतलब है 1 साल का जो कार्यकाल था, किसानों बागवानों की बात करें तो पहली बार
ये बड़े समय से जिस प्रकार का समर्थन मूल्य में सीधे 1.5 रुपये किलो बढ़ाया गया, चाहे वो सेबों की बात थी, किन्नू की बात थी, मैंगो की, सब में वो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला था। या किलो के हिसाब से सेब बेचने की जो बात हमारे बागवान कई वर्षों से करते थे, हमारी सरकार ने उसको करके दिखाया। अगली कड़ी में उसमें लोगों की डिमांड है कि वो यूनिवर्सल पैकिंग होनी चाहिए, उस पर काम हो रहा है। तो बड़े फैसले हमने किए हैं। ये अपने आप में बड़ा फैसला था कि जो है स्पोर्ट प्राइस इतना मिला। उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट का भी उद्घाटन हुआ है पराला मंडी में, और कम से कम 8 से 10 सीए स्टोर्स लग रहे हैं रिकॉर्ड टाइम में। एक तैयारी में है हर जगह पूरे क्षेत्रों में। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से हम इस इंडस्ट्री को दे रहे हैं, निश्चित तौर पे उसमें रोज़गार भी खुलेगा और हमारा किसान और बागवान और मजबूत होगा जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। उस पर पूरा फोकस हमारी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। वो मैं आपको बड़ी मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जो पाइपलाइन में है, कुछ बाहर निकल चुकी है। उसके अलावा सरकारी क्षेत्रों में बेरोज़गार युवा साथियों के लिए रोज़गार के जो अवसर हैं, ये तो मैंने कहा कि प्राइवेट क्षेत्र में कि आप अपना रोज़गार सरकार की सहायता से करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जिसमें 20,000 के करीब हम जल्दी भर्तियां शुरू होने वाली है। चाहे वो IPH डिपार्टमेंट की बात करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, पुलिस महकमे में है, हेल्थ में है। तो ये एक बहुत बड़ा 20,000 के करीब मार्च तक जो है बच्चों को, नए बेरोज़गार साथियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सरकारी महकमों में भी है। तो ये हमारी सरकार का 1 साल का जो कार्यकाल था, वो व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो बिगड़ी हुई थी पिछले काफ़ी समय में, और कई जगह जो परिवर्तन की आवश्यकता थी। या ये बात आप कोई भी डिनाई नहीं कर सकता इस बात को कि आपकी अर्थव्यवस्था अगर ख़राब है, आपके पास पैसा नहीं है, तो उस अर्थव्यवस्था को ठीक करना फैसलों से या पैसा जुटाना, ये बहुत सबसे बड़ी प्राथमिकता है अगर आप अच्छे फैसले और प्रदेश को विकास की गति देना चाहते। ये कार्य हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेखूबी किए। जहाँ तक सवाल है आने वाले चुनाव का, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने है, देश के सामने है। हमारी पार्टी और सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां हैं, और 16 तारीख को हमने मीटिंग भी रखी है यहाँ। और ऑलरेडी लोग, जिस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सभी विधायक, सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में एक बड़े प्रोग्राम के साथ, कि हमारी सरकार गाँव तक जाने का जो प्रोग्राम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। हम 1 साल के अपने कार्यक्रमों और विषयों के साथ लेके जो है पूरे प्रदेश के अंदर गांव तक जा रही है। ये इसका कुछ जगह शुरू हो गया, कहीं ये 16 से शुरू होना है, कहीं 21 से शुरू होना है, और इसमें सभी लोगों के बीच जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनके साथ ये बात शेयर करेंगे कि हमने 1 साल में सरकार ने कौन से बड़े वादे किए, कौन से बड़े काम किए, कौन सी दिशा दिखाई। इन चीज़ों को लेके लोगों के बीच जाएंगे। तो ये हमारा कुछ आज के साथ था। आप कुछ पूछना चाहें तो। सॉरी, सरकार द्वारा अधिकृत कृष्णा लैब है, उसने टेस्ट करना बंद कर दिए क्योंकि जो सरकार की तरफ से देनदारियां लगभग 50 करोड़ की, वो काफी लंबे समय से ये नहीं की। ये लैब कहाँ? IGMC में बुलाया उनको और वॉकआउट करे इसको। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो कुछ ऐसा होगा वो सरकार की नज़र में होता है, उस पर कार्रवाई भी होगी और उनसे पूछा भी जाएगा कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बन रही हैं। ये सारी बात आपने हमारे ध्यान में लाई है। शायद मुझे लगता है कि ऑलरेडी सरकार को इस बारे में जानकारी होगी। इस पर पूरी जानकारी लेके इसको आपको हम ज़रूर बताएंगे कि क्यों ये ऐसी परिस्थितियाँ बने। देखो, सवाल ये है कि वो आपके सामने है कि उनका बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ये केवल मात्र इसलिए नहीं बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है कि केवल पॉलिटिकल नहीं है ये, कि केवल आप लोगों को बनाए। ये एक प्रदेश के लोगों को जानना ज़रूरी है कि स्वभाव वास्तविकता में हम कहाँ हैं। वो हम इसलिए कहते हैं कि उसमें सैलरीज़ को देने में देरी हुई है 3-4 दिन की, उस वजह से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। लेकिन सरकार और उनके बीच बातचीत होगी। मुझे लगता है कि 2 दिन के डिले के बाद उनकी सैलरी चली गई थी। अब उनके क्या मुद्दे हैं, अगली वो क्या बातें करेंगे, वो चलो उस विषय पे बात करेंगे। ये तो अभी बातचीत के लिए सारी चीज़ें खुली रहती है और इस पे आगे बात होगी उनसे भी
क्या है क्या नहीं है, वो सारी बातें उनकी सुनी जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने भी ये बात को देखा है कि उनके नेता जब एड्रेस कर रहे थे कि आज बिजली बोर्ड की ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बने। ठीक है कि कुछ लोगों ने उसमें अपनी राय दी है, उनके मैं भाषण सुन रहा था कि जो हम फ्री सोप्स की वो बात कर रहे थे कि भी 125 यूनिट बिजली फ्री देने की वजह से आज तकरीबन 8 लाख के करीब ऐसे परिवार हैं जिनका कोई बिजली का बिल नहीं आ रहा है, उसमें सर्विस नहीं ले रहे, कुछ फ्री बिजली मिल रही है। उस वजह से बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है। लेकिन इस बात को लेके ये सरकार के जहन में भी है, मुख्यमंत्री जी के जहन में भी है, हर चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, कदम उठाने हैं कि कैसे उसको ठीक करना। नहीं, हमारा नहीं, ये तो उनकी बात थी ना, हमने नहीं की ये बात। वो तो वहाँ जो भाषण कर रहे थे उनके नेता, वो ये बात कह रहे थे कि एक वो बड़ा कारण हो सकता है।